हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का यहाँ पर मॉडल पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। 5 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, सिर्फ 42 नंबर क्वेश्चन तक यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन तक कराया था। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों में देखेंगे। मैं यहाँ पर दोनों में सोल्यूशन लेकर के आया हूँ और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक स्टेप को समझेंगे। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं रहेगा। एक बार आप लोग देख लेते हैं तो अच्छी प्रकार से आप लोग को ये याद आ जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जितने भी है 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये 43 नंबर वाला, इसके पूछने जाने का ज़्यादा चांस है। तो आप लोग इसको जरूर एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे खुद से कर भी लिए होंगे, तो एक बार इसको आप लोग रिविजन के तौर पर देख लीजिएगा, आप लोग को एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। यहाँ पर पता चलता है हम लोगों को कि कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम जरूर आएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और अब आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, क्योंकि अब आप लोग का यहाँ पर मॉडल पेपर आज कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद वीवीआई जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव, सारा मैं कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला, जो कि 43 नंबर वाला मोस्ट आईएमपी है कि किसी लेंस के लिए निम्नलिखित सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 1/f बराबर μ-1 इंटू में है 1/r1 - 1/r2। ठीक, ये हमको इक्वेशन दे रखा है। तो डिराइव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर अ लेंस, ये फॉर्मूला को क्या करना है, डिराइव करना है। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले के हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स सूत्र। इसको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स सूत्र बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे अगर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को देख कर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। अगर इसको नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, तो लेंस मेकर सूत्र का एक प्रकार से हमसे क्या पूछा है, डेरिवेशन पूछा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका 43 नंबर वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला है, फार्मूला हमको गिवन है क्वेश्चन में, इसको हमको क्या करना है, डिराइव करना है। लेंस मेकर ये फार्मूला है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग को फिगर को समझना है और फिगर को एक बार समझ जाते हैं तो आसानी से आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। और फिगर को आप लोग को अच्छे प्रकार से बनाना है। एग्जाम में पेंसिल वगैरह आप लोग स्केल वगैरह ले जाइएगा। मैंने यहाँ पर ऐसे ही बनाए हैं, इसलिए एक बार गलत भी हो गया, आप लोग बगल में देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, मतलब कि उत्तल लेंस लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे अपवर्तनांक का। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए बाहर का म्यू ए अपवर्तनांक मैंने लिया है। म्यू ए फोर यहाँ पर एयर है, आप लोग चाहे तो म्यू एम भी ले सकते हैं। एम किसके लिए, मीडियम के लिए। तो मैंने यहाँ पर म्यू ए लिया है, आप लोग चाहे तो म्यू एम भी ले सकते हैं। और लेंस के अंदर क्या है, लेंस के अंदर म्यू एल है। लेंस के अंदर क्या है, म्यू एल है, यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लीजिए, ठीक है। अब जो भी हमारा लेंस होता है उसमें दो सतह होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक सतह ये वाला हो गया हमारा, जिसका कि मैंने नाम दिया है ए बी। एक सतह इधर वाला है जिसका कि नाम मैंने दिया है बी। ठीक, एक सतह ए और एक सतह बी, ये हमारे पास दो सतह होते हैं। और दोनों सतह के लिए अलग अलग यहाँ पर वक्रता केंद्र है। यहाँ पर देख लीजिए C1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर है C2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर O जो है, ये कोई हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O बिंदु पर यहाँ पर, और इससे हम लोग यहाँ पर किरण डाल रहे हैं। ठीक, तो प्रथम सतह पर जाएगा, ए सतह पर। अब जो कि अंदर का माध्यम जो है ये हमारा क्या है, म्यू एल है, मतलब कि माध्यम दूसरा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, और ये जो है हमारा म्यू एयर मतलब कि अंदर जो है ये डेंसर है। डेंसर का मतलब हो जाएगा आप लोग का सघन बोल सकते हैं। तो अंदर ये हमारा सघन माध्यम है और बाहर जो है हमारा विरल माध्यम है। अंदर सघन है मतलब कि डेंसर है, ठीक है। तो डेंसर में जब भी प्रवेश करता है तो आप लोग को पता होगा कि जो भी किरण है अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। तो देख लीजिए सबसे पहला तो ये ऐसे यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, मतलब कि ये जो जाएगा ये सीधा इस प्रकार से जाएगा। ये दो डॉटेड लाइन यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, ये डॉटेड लाइन है। तो यहाँ पर ये हमारा बना I1, किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट O के लिए, ठीक है। अब जो I1 है हमारा, जो I1 है इस सतह दूसरा सतह के लिए, मतलब कि सतह B के लिए कैसा बिहेव करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा, यानी कि एक वस्तु या फिर बीम की तरफ बिहेव करेगा। ये सतह एक के लिए तो क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब 1 है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 भी लिखा है, I1। लेकिन सतह बी के लिए क्या है, एक बीम की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो बीम है तो इसका भी प्रतिबिंब तो बनेगा ही, तो इसका प्रतिबिंब हमारे यहाँ पर प्राप्त होगा। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, जो आई है ये हमारा फाइनल प्रतिबिंब है, ठीक है। और ये यहाँ से देख लीजिए ये हमारा C2 है, यहाँ पर C2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये त्रिज्या 2 है, इधर त्रिज्या 1 है, ठीक।
त्रिज्या 1, त्रिज्या 2, इस प्रकार से हम लोगों ने नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए ओ और यहाँ पर क्या है लेंस, ओ और लेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या यू से हम लोग यहाँ पर डिनोट कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक जो ये हमारा है V1, V1 का क्या मतलब है, प्रतिबिंब 1, जो सबसे पहले प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पर ये V1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह है हमारा V1, प्रतिबिंब 1 की दूरी। और फिर जो फाइनल प्रतिबिंब बना है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर V से डिनोट किया है, क्योंकि फाइनल प्रतिबिंब आई है इसलिए सॉरी, हाँ फाइनल प्रतिबिंब आई है इसलिए फाइनल प्रतिबिंब की दूरी सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने V से डिनोट किया है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर को आप लोग को इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। जो मैंने बोला वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम सतह से निर्मित प्रतिबिंब जो है, जो कि यहाँ पर क्या है I1 है, दूसरी सतह के लिए यानी कि जो सरफेस बी है हमारा, जो जिसका कि नाम मैंने बी दिया था, उसके लिए क्या है, बीम की भांति कार्य करता है, मतलब कि बीम की तरह बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, अतः वक्र सतहों से अपवर्तन के सूत्र से, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, अपवर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट काम लेंगे, ठीक है। तो ये होता है μ2 अपॉन भी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन में आर, ये होता है फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे अलग अलग सतह के लिए। तो फॉर फर्स्ट सरफेस 1, जो हमारा फर्स्ट सरफेस है वो है 1, सॉरी ए है, और ए के लिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो μ2 का मतलब क्या है, μ2 का मतलब बोल सकते हैं कि जिसमें हमारा बोल सकते हैं प्रवेश कर रहा है क्या, किरण जो प्रवेश कर रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर है लेंस में प्रवेश कर रहा है, ठीक, लेंस में। तो लेंस का क्या है μl, और यहाँ पर इसके लिए क्या आ जाएगा, सरफेस 1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी जो कि क्या है V1 है, माइनस μ1 को जगह पर रख देंगे UA, ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पर UA ही लिया है, ठीक। और यहाँ पर रख देंगे U का, तो U ही रहेगा जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। और सेम ऐसे ही μ2 और μ1 का यहाँ पर भी मान रखेंगे, और 1 अपॉन मतलब किसके अपॉन में R1, और इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर फोर सेकेंड सरफेस, और सेकेंड सरफेस कौन सा है, बी, यानी कि दूसरी सतह जो है हमारा बी के लिए, अब बी के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन बी के लिए ये जो है हमारा फॉर्मूला उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा सरफेस ए है, ठीक, ये विरल से सघन में जा रहा है, ठीक है, ये विरल से सघन में जा रहा है, मतलब कि लास्ट में ये डेंसर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जो हमारा सरफेस बी है, सरफेस बी जो है, ये हमारा किधर से जा रहा है, ये हमारा डेंसर से जाएगा, ठीक, मतलब कि बोल सकते हैं इसको कि सबसे पहले ये सघन से जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, एक्चुअली उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे देख लीजिए, सबसे पहले μ a लिखा है, μ a अपॉन भी, फिर माइनस μl अपॉन V1, ठीक है, बराबर μ a माइनस μl अपॉन R2, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए उल्टा लिखा गया है इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है μl माइनस μa, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉमन ले लेते हैं ऐसा ही बनाने के लिए, क्योंकि फिर इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे। तो इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो, देख लीजिए माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर बाहर ले लिए हैं, और μl माइनस ये हो जाएगा μa अपॉन में R2, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ये देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन को मैंने लिखा है, ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में था, तो दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बच गया हमारा क्या, म्यू ए अपॉन यू और म्यू ए अपॉन भी। तो म्यू ए कॉमन ले लिया, 1 अपॉन भी, और ये माइनस में है 1 अपॉन यू, तो यहाँ पर लिख दिया गया, समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए इस साइड वाले का, इस साइड वाले का क्या करेंगे, म्यू एल माइनस म्यू ए, दोनों में आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर, तो ये कॉमन ले लेते, बच क्या जाएगा, 1 अपॉन R1 यहाँ पर बच गया, और माइनस का यहाँ पर देख लीजिए माइनस का है, तो माइनस का 1 अपॉन R2 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस म्यू ए जो है इसको इधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो इधर डिवाइड में लाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आ गया नीचे, ठीक। तो आगे अब आगे क्या करेंगे, 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ए, लेंस फार्मूला से, लेंस सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, तो लेंस सूत्र यही होता है, 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू, ये किसके बराबर, तो 1 अपॉन एफ के, तो 1 अपॉन एफ यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक। और इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू ए, जो कि किसके बराबर है, सिर्फ और सिर्फ म्यू के बराबर है, ठीक। तो इसके जगह पर म्यू, और म्यू ए अपॉन म्यू ए होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हो गया म्यू ए माइनस 1, समझ गए। और इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमको
क्वेश्चन में दिया था यही हमको ड्राइव करना था, तो हम लोगों ने ड्राइव कर लिया इजीली। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 44 नंबर वाला क्वेश्चन का, देख लेते हैं यहाँ पर 44 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देख लीजिए कि सबसे पहले है कि हाइगेंस की तरंग सिद्धांत लिखिए, राइट द हाइगेंस वेव थ्योरी, फिर है इसी से अपवर्तन के नियमों को व्युत्पन्न कीजिए एंड डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम इट। तो इसमें ए और बी करके दो पार्ट हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 44 नंबर वाला यानी कि 44 नंबर वाला। तो सबसे पहले हाइगेंस वेव थ्योरी यानी कि हाइगेंस की तरंग सिद्धांत क्या है, तो देख लीजिए द locus of all the particles vibrating in the same phase is known as wave front। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट अ न्यू सोर्स एंड इज नोन एज सेकेंड वेवलेंथ। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सेकेंड वेवलेट बोलते हैं। हिंदी में देख लीजिए कि समान कला में कंपन करते तरंगों करते कणों का उभयनिष्ठ पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है, ठीक। और तरंगाग्र का प्रत्येक कण एक नए स्रोत के रूप में कार्य करता है, और इस तरंगाग्र के जितने भी कण हैं एक नए स्रोत के रूप में कार्य करता है और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में जाना जाता है। और ये द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में जाना जाता है। तरंग के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, और जो तरंग है ये किसके लंबवत आएगा, तो तरंगाग्र के हमेशा लंबवत होता है, ठीक है। इसके बाद इसी में सेकेंड पार्ट था, बी करके पूछा था कि इसके हाइगेंस के अपवर्तन के मतलब नियम को क्या करना था, एक प्रकार से प्रूव करने के लिए बोला था। तो डेरिवेशन ऑफ द हाइगेंस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले फिगर आप लोगों को समझना होगा, फिगर को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी जो है सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए ये है हमारा कोई लाइन, ठीक, जो कि अलग अलग माध्यम को डिनोट करता है, मतलब कि माध्यम को अलग अलग बांटता है, ठीक। ऊपर अलग माध्यम है, नीचे अलग माध्यम है, ठीक है। ऊपर इसका जो अपवर्तनांक है μ1 है, और नीचे जो इसका अपवर्तनांक है μ2 है, ठीक है। μ1 और μ2 है, ठीक। और यहाँ पर जो μ2 है ये ज़्यादा सघन है, ठीक, ज़्यादा सघन है मतलब कि डेंसर है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं कि μ1 से ज़्यादा है μ2, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। मतलब कि μ2 यहाँ पर क्या है, डेंसर है, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पर दो किरण आप लोग को देख रहे होंगे, एक ये और एक ये, और इससे हमारा ये बन रहा है ए बी। ए बी क्या है हमारा, ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट यानी कि आपतित तरंगाग्र है, ठीक। बोल सकते हैं आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र है। तो अब यहाँ पर समझिएगा, इन सारे को मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अगर अविलंब खींचते हैं, मतलब कि नॉर्मल खींचते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, ठीक। मतलब कि डेंसर में जा रहा है, तो डेंसर में जा रहा है तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा अभिलंब की ओर, यानी कि नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा बैंड हुआ है, अदरवाइज ये ऐसा जाता है, यहाँ पर ये ऐसा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये झुका हुआ है, तो इधर ये झुक जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये कोण आई बना रहा है, तो यहाँ पर भी ये कोण आई बनाएगा, ये एक छोड़ के, इसको छोड़ के इसको देखेंगे तो ये कोण आई बनाएगा, ठीक। और यहाँ पर अगर ये कोण आर है तो यहाँ पर देख लीजिए ये कोण आर बनाएगा, ठीक है, ये कोण आर बनाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये इतना समय में यहाँ पहुँच गए, सरफेस पर पहुँच गया ए वाला, लेकिन बी वाला अभी भी यही है, ये इतना दूरी और ट्रेवल करेगा तब जाकर के यहाँ पहुँचेगा, इतना दूरी और ट्रेवल करेगा, ठीक है। ठीक, ये इतना दूरी और एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा और इसके बाद यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये जो है हमारा ये V1 वेग से आ रहा है और ये V2 वेग से आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ अंदर देखते हैं, अंदर ये V1 वेग से और ये V2 वेग से। तो यहाँ पर अगर इसका दूरी निकाले कि ये कितना दूरी है, तो ये V इंटू टी यानी कि जो भी हमारा वेग है और उसको समय से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा दूरी, ठीक। और यहाँ पर V1 इंटू टी कर देंगे कि क्योंकि ये V1 चाल से आ रहा है T1 समय, तो यहाँ पर भी हमको दूरी निकल जाएगा, जितना दूरी ये तय करेगा उतना ही दूरी ये तय करेगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है, और मैंने यहाँ पर नाम वगैरह लिख दिया है ए बी सी डी इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर कुछ कुछ त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज तो ये वाला बन गया और एक त्रिभुज ये वाला बन गया, आप लोग को दिख रहा होगा। तो इन्हीं त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो है हमारे ये क्या है, यह है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, मतलब कि आपतित तरंगाग्र है। जो समझ गए होंगे फिगर को। अब इसी बात को सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले लिखेंगे कि ये फिगर में क्या क्या है, मतलब कि फिगर से देख करके जो भी लिख सकते हैं, ठीक, जो भी हम लोगों ने माना है या फिर जो भी है उसको सबसे पहले लिख लेंगे लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज आप लोग खुद से भी बना के लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी यहाँ पर मतलब दिखाया गया है, ठीक। और इसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा गया, कंसाइडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ठीक, ये है हमारा कैसा है, वो भी प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, ये ए बी है।
इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस एक्स वाई, और जो हमारी ये प्लेन सरफेस है एक्स वाई, इस पर इंसिडेंट हो रहा है, सेपरेटिंग टू मीडिया वन एंड टू, लेट व्यूअर एंड वी टू बी द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन द टू मीडिया विथ, ठीक, और वही V1 V2 यहाँ पर वेग माना गया है, ठीक, और जो कि है V1 ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये सघन माध्यम में और ये विरल में है, मतलब कि डेंसर में है। इसके बाद देख लीजिए कि लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट म्यू टू एंड रिफ्रैक्शन B I and R रिस्पेक्टिवली, और हिंदी में भी यहाँ पर लिखा गया, हिंदी में भी देख सकते हैं क्या है, दो माध्यम 1 और 2 को अलग करते हुए एक समतल सतह एक्स वाई पर एक समतल तरंगाग्र ए बी, ठीक है, ए बी है, घटना पर विचार करना है, इसी घटना पर हमको विचार करना है। V1 और V2 क्रमशः माध्यम 1 और माध्यम 2 का वेग है, और जहाँ पर जो V1 है ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये विरल माध्यम में है, और V2 सघन माध्यम में, तो इसका चाल ज़्यादा होगा, मतलब कि V1 का। तथा आपतन कोण और अपवर्तन कोण I1 और R है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लीजिए त्रिभुज में चलेंगे, कौन कौन से, तो त्रिभुज ADC में कौन सा त्रिभुज है एक बार देख लीजिए, ये है त्रिभुज ADC। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करें, यहाँ पर देख लीजिए ADC, ये वाला त्रिभुज है ADC, ठीक, इस त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको आप लोग कॉपी में छाप लीजिएगा और इसके बाद हम लोग इससे करेंगे। तो त्रिभुज ADC में अगर देखें तो साइन क्या, साइन DCA, मतलब कि यहाँ पर ओवरऑल बात किया जा रहा है सी का, साइन सी का, ये किसके बराबर है, साइन आर के बराबर है। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, फिगर में दिखाया गया, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं साइन आर के। और साइन को हम लोग बोलते हैं क्या, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि एल अपॉन क्या बोलते हैं, के, ठीक, ये बोलते हैं। तो इससे आ जाएगा AD अपॉन AC, तो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही फिर साइन त्रिभुज ABC में चलेंगे तो साइन यहाँ पर BAC, मतलब कि ओवरऑल ए की बात किया जा रहा है, जो कि साइन I के बराबर है, और फिर से वही लगाएंगे लंब बटे कर्ण, तो ये BC अपॉन AC आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा देते हैं, तो इधर साइन I अपॉन साइन R आ जाएगा, और AC से AC हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा BC अपॉन में AD, और ये किसके बराबर है, तो ये V1T के बराबर है BC, और AD है V2T के बराबर, ठीक है। यहाँ पर दूरी है, तो दूरी को हम लोगों ने वहाँ पर फिगर में ही डिनोट किया था, तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है, और T से T भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 बचेगा, ठीक है, V1 अपॉन V2 बचेगा। हम लोग जानते हैं कि V जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, ठीक, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2 बराबर जाएगा म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, ठीक, म्यू लिख सकते हैं। तो ये साइन I अपॉन साइन R क्या आ जाएगा, म्यू के बराबर आ जाएगा, या फिर साइन I अपॉन साइन R, सिर्फ इतना दिखा सकते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और यही हमको प्रूव करना था, और इसको स्नेल का नियम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद आगे देख लेंगे, तो आगे कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जो कि यहाँ पर 45 है ना। 45 क्या है कि विश्रांति काल के संदर्भ में एक कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करें। derive an expression for direct velocity of free electrons in a conductor in terms of क्या है, रिलैक्सेशन टाइम के लिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ये वाला, कौन सा, ये हमारा 45 नंबर, बहुत ही सिंपल है। हम लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 1 से कि व्हेन कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो कि क्या होता है, ए बराबर होता है माइनस का ई, ठीक, ये होता है। और ए बराबर हम लोग जानते हैं ए में, ए बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन, तो एम इंटू ए आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, माइनस का ई के बराबर है, ठीक। और ए का अगर हम लोग निकालना चाहे ए मतलब कि एक्सेलरेशन, तो ए में यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक। हिंदी में यही बात लिखा गया है कि जब कंडक्टर विद्युत क्षेत्र ई में होता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक बल अनुभव करता है, और उसी बल को यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है, यही वाला। इतना लिखने के बाद आप लोगों को सेम यही चीज़ लिखना है, क्योंकि दोबारा लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर लेट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, मतलब कि माना प्रारंभिक वेग जो u है क्या है, 0 है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या, गति के दूसरे नियम से जो कि क्या है, v बराबर u प्लस AT होता है, तो इसमें जो भी ये हो जाएगा हमारा VD, और u 0 है तो यहाँ पर 0 रख दिया गया, प्लस में a की जगह पर क्या था, अभी तुरंत हम लोगों ने ऊपर निकाला, यहाँ पर देख भी लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा। तो a की जगह पर ये पूरा रख देंगे, और यहाँ पर t
टी की जगह पर क्या रखेंगे टाउ। टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम यानी कि विश्रांति काल। ठीक, तो ये हमारा निकल कर जाएगा फाइनल वी डी इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल ई फिर कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में टाउ, ये होता है हमारा। तो ये हम लोग को ड्राइव करना था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग इसको बोलते हैं, और वो भी किसके टर्म में, तो विश्रांति काल के टर्म में यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए, यहाँ पर है आप लोग को दिख रहा होगा 45 नंबर का ही बी है कि व्याख्या कीजिए कि ताप बढ़ने पर किसी धातु की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर इसी में है बी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज इंक्रीजेज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसको भी यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, देख लीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। रैंडम मोशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेज। और इससे क्या होता है कि ज़्यादा आयंस टकराते हैं। हेंस द रेस्पेक्टिविटी ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज विथ द राइज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विथ द डिक्रीज इन टेम्परेचर। और हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में लिखा गया है कि तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति बढ़ जाती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़ने लगते हैं। यादृच्छिक गति मतलब कोई भी निश्चित दिशा में नहीं, ठीक है, इधर उधर कहीं भी। परिणाम स्वरूप धनात्मक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉन के टकराव की संख्या बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन के टकराव की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद इसलिए सभी शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, और तापमान घटने के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 46 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं एक प्रकार से। क्या है कि एक प्रेरक पर एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ लगाया जाता है। गणितीय रूप से प्रदर्शित करे कि इसमें धारा कार्यरत विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ से π/2 का कोण पीछे है। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस एन क्या है, इंडक्टर। सो मैथमेटिकली दैट द करंट इज इट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। फेज एंगल कितना, वो भी π/2 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है ये भी। ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा सा समझना है क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए। ये हमारे पास कोई एक सर्किट है बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा है ये एसी है, एसी स्रोत बोल सकते हैं। ठीक है, एसी स्रोत जो कि क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने ये बताया था कि ये होता है जनरल इक्वेशन एक प्रकार से। ठीक, तो ये यहाँ पर है और ये एल है हमारा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या लिखते हैं कि when AC flow through the circuit, EMF inducted across inductance। जब परिपथ से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो प्रेरकत्व के सिरों पर क्या होता है, विद्युत वाहक बल कितना होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से। ठीक है, तो हम लोग डी आई को एक तरफ कर लेते हैं, डी आई को इधर कर लेंगे और V अपॉन एल डी टी हो जाएगा। V अपॉन एल, V और अपॉन में एल यहाँ पर आ जाएगा और डी टी ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा V अपॉन एल डी टी। इस प्रकार से अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर डी आई का और इधर V को क्या लिख सकते हैं, V को यहाँ से लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में एल डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी आई का इंटीग्रेशन सिंपली आई होगा। ठीक, सिंपली इंटीग्रेशन आई कैसे, जैसे अगर इंटीग्रेशन 1 dx करे तो 1 का क्या हो जाता है, x हो जाता है। इसी प्रकार से है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर डी आई का क्या हो गया, आई हो गया। और वी नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, बच गया साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, और सबको ऐसी एज इट इज छोड़ देंगे। साइन ओमेगा टी का सिर्फ इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि क्या होता है माइनस का कोस ओमेगा टी, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है ओमेगा, तो ओमेगा से क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा को भी बाहर लेते हैं, तो आई बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल आ जाएगा। और यहाँ से माइनस तो बाहर ले ही लिए, और ये जो हमारे यहाँ पर माइनस है ये बाहर इसको रखे हैं, और इसको लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी को साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी इसको बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई बराबर जाएगा वी नॉट ओमेगा एल, और यहाँ पर साइन, और ये ओमेगा टी माइनस में था तो ये ओमेगा टी प्लस में आ जाएगा, और माइनस का π/2। ठीक है,
अब यहाँ पर देख सकते हैं वी नोट अपॉन ओमेगा एल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए वी नोट अपॉन ओमेगा एल को बोल सकते हैं आई नोट। आई नोट ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो आप लोग यहाँ पर देख रहा होगा पाई बाई टू से है, ये हमसे पूछा था। देख लीजिए क्या है कि इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट करेंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू, मतलब कि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से पाई बाई टू कोण से क्या होता है, पीछे रहता है। तो यही हमको दिखाने के लिए बोला था और यही हम लोगों ने दिखा दिया, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ये तो सिर्फ इतना जो है, इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ लेकर के सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये सिर्फ मैथ का कैलकुलेशन है, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था शुरू में, बस वही भर था। इसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन था, तो उसमें आप लोग को कुछ करना था नहीं। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए 47। इसमें दो पार्ट हैं। पहला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल कीप्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट है इसी में कि विद्युत द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा। इसी का मतलब एक स्पेशल यहाँ पर केस पूछ लिया है कि व्हेन टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी मैक्सिमम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऐसे ही आप लोग को दिख जाएगा कि ये कब मैक्सिमम होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, और ये छोटा सा है एक्चुअली। ठीक है, तो इसके पूछे जाने के चांसेस कम है वैसे 5 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए यह 47 नंबर वाला, तो ये है आप लोग का 47 नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किससे दिखाते हैं, समांतर लाइन से ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर बनाया गया, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यह है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, और इसमें एक क्या रख दिए, इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिए। ठीक, जिसमें कि एक है प्लस आवेश, एक माइनस आवेश, जो कि होता ही है, और बीच की दूरी है 2L। ठीक है, और इस पर इधर की तरफ बल लगेगा जो कि माइनस QE होगा, और इस पर इधर की तरफ बल लगेगा जो कि क्या है, QE है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। और अगर इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाएं, ठीक, और इस दूरी को, और यहाँ पर ये थीटा कोण तो बनाएगा ही, आप लोग को पता है थीटा कोण तो बनेगा ही, सिंपली देख रहा होगा। अगर इस दूरी को हम लोग जानना चाहे कितना है, ठीक, इस दूरी को जानना चाहे तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा से निकाल सकते हैं। साइन थीटा से निकालेंगे तो जो कि क्या निकल जाएगा, 2L साइन थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक, या आप लोग निकाल सकते हैं 2L साइन थीटा होता है, ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली निकाल सकते हैं इस त्रिभुज से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे कि व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। अगर क्या करते हैं, जब एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर कुल बल शून्य लगता है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए इधर QE बल लग रहा है, इधर इधर QE, और इधर जो है माइनस का QE लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे तो बल यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। ठीक ठीक, लेकिन दोनों बराबर हैं तो कोई एक दूसरे को खींच नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर घूर्णन उत्पन्न हो जाएगा, मतलब ये घूम जाएगा। ये जो ऐसे है अभी, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा घूम करके, ये ऐसे घूम जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घूर्णन उत्पन्न हो रहा है, मतलब बोल सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि द टॉर्क ड्यू टू दिस कपल कैन बी गिवन एज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल बल तो शून्य होगा, लेकिन इस जोड़े के कारण बल आघूर्ण जो है यहाँ पर निकलेगा, मतलब कि बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब इसी को हमको क्या करना है, आगे इसी से ड्राइव करना है। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब कि बल आघूर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ यहाँ पर क्या है, बल आघूर्ण है। ठीक है ना, तो टाउ इज इक्वल टू क्या जाएगा, फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, मतलब कि बल गुने बलों के बीच लंबवत दूरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर टाउ बराबर बल तो हमारा QE था, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, और लंबवत दूरी जो अभी मैंने आप लोग को यहाँ पर ऐसे डॉट करके बताया था फिगर में, जो कि क्या था हमारा 2L साइन थीटा। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2LQE साइन थीटा, 2LQ को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, P चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक ना, सॉरी चुंबकीय नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसको, इसको क्या हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया P और E साइन थीटा, और साइन थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो यही था। और बी पॉइंट में सिर्फ इसका एक स्पेशल केस पूछा था कि मैक्सिमम कब होगा, मतलब ये बल आघूर्ण इस मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा 90 मैक्सिमम होता है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 टॉर्क इज मैक्सिमम, यानी कि टी मैक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, PE आ जाएगा सिंपली। तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर क्या है, नामांकित चित्र का उपयोग करके गैल्वेनोमीटर की संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर यूजिंग अ क्या लेबल्ड डायग्राम। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, लास्ट है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा फुल मॉडल पेपर। इसके बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देख लीजिए 48 नंबर वाला, सबसे पहले इंग्लिश में, इसके बाद नीचे आप लोग को हिंदी में मिल जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को ये डिटेक्ट करने के लिए है, मतलब कि मापने के लिए है। और फिर हम लोग बोल सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज सेपरेटेड बिटवीन द पोल pieces of a strong horseshoe magnet. The pole pieces are made cylindrical and soft iron cylindrical core is placed within the coil without touching it. This make the field क्या है? Radial. In such a field the plane of the coil always remains parallel to the field. ठीक। और ये कहाँ से लिखा गया है, इसको आप लोग फिगर से समझ सकते हैं। ये एक्चुअली फिगर से लिखा गया है, आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं, फिगर देख करके लिखा जा सकता है। और ये क्या होता है? NBI, ये किसके बराबर होता है? C इंटू अल्फा का होता है। और C जो है यहाँ पर हमारा क्या है? ये है हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है। ये क्या है? हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है C। ठीक। तो I अगर हम लोग निकालना चाहें तो NBA आ जाएगा नीचे, और फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? जो हमारा है C/NBA, इसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट K, और इंटू में अल्फा रहेगा। हिंदी में देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है क्या है कि गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है। और फिर चल कुंडली धारामापी, गैल्वेनोमीटर की ही धारामापी बोलते हैं, और चल कुंडली मतलब हो गया मूविंग कॉइल। तो गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर में कुंडली एक मजबूत नाल चुंबक के ध्रुव टुकड़ों के बीच लटकी होती है। पोल के टुकड़ों को बेलनाकार बनाया जाता है और एक नरम लोहे के बेलनाकार कोर को बिना छुए कॉइल के भीतर रखा जाता है। यह क्षेत्र को रेडियल बनाता है। ऐसे क्षेत्र में कुंडली का तल सदैव क्षेत्र के समांतर होता है। और वही फार्मूला यहाँ भी लिखा गया है, सेम फार्मूला। ठीक है, सेम फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है जो अभी मैंने ऊपर बताया। और ये है आप लोगों को फिगर जरूर बनाना है। देख लीजिए, ये टॉप व्यू है। अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार का देखेगा, अदरवाइज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए यहाँ पर आप लोग को सिंपल डायग्राम बना के आना है। इधर है हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं क्या, इधर ये हमारा मैग्नेट है, इधर मैग्नेट है। ठीक, मतलब मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, और बीच में यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का। ठीक, इस प्रकार से फिगर मतलब बनाना है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को केमिस्ट्री का जो भी पता है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, और साथ में इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएंगे मॉडल पेपर का अनुसार, या फिर ब्लू प्रिंट के अनुसार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट